हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम डेली दैनिक जागरण के एडिटोरियल वाले सेक्शन को एनालिसिस करते हैं। तो उसी प्रकार आज भी हम एनालिसिस करते हैं कि आज की क्या एडिटोरियल दी हुई है। आज है 28 सितंबर 2024, दिन है शनिवार का। ठीक है, तो आज क्या दिया हुआ है कि कार्य जीवन में खतरनाक असंतुलन। कार्य जो है और जीवन में खतरनाक असंतुलन, कार्य और जीवन के बीच में क्या खतरनाक असंतुलन हो रहा है उसके बारे में दिया गया है। ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने लिखा है। आज कंपनियां कम कार्यबल से जितना संभव हो उतना उत्पादन करने की जो कोशिश कर रही हैं, उसने एक हानिकारक माहौल तैयार किया है। ठीक है, चलिए अब इस एडिटोरियल को हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले दिनों पुणे की एक युवा सीए का काम से संबंधित तनाव के कारण निधन हो जाना कार्यस्थल पर उसके उच्च दबाव की याद दिलाता है, जिसका कई युवा पेशेवरों को प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में 9.5% से अधिक आत्महत्याएं वेतनभोगी पेशेवरों द्वारा की गई हैं। यह चिंताजनक है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संकट के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह कार्यस्थल पर दबाव की संस्कृति से उत्पन्न हुआ है। यह सच है कि आज कॉरपोरेट जगत में प्रतिस्पर्धा पहले से कड़ी हो गई है। आज कंपनियां कम कार्यबल से जितना संभव हो उतना उत्पादन करने की कोशिश कर रही हैं। इसने एक हानिकारक माहौल तैयार किया है जो कार्यस्थल पर मानवता को लील रहा है। इसने कार्यस्थल को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है, जहां व्यक्ति न केवल पदोन्नति या वेतन वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बल्कि अपनी भावनात्मक भलाई के लिए भी लड़ रहे हैं। युवा पेशेवर अक्सर कॉरपोरेट जीवन के तनाव के लिए तैयार नहीं होते। स्कूल, विश्वविद्यालय तकनीकी कौशल विकास पर तो ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन व्यवहार में लचीलापन लाने और तनाव प्रबंधन की उपेक्षा करते हैं। लंबे समय तक काम से संबंधित तनाव के कारण उत्पन्न बर्नआउट मतलब मानसिक एवं शारीरिक थकान का एक अन्य कारण सामाजिक अलगाव भी है। भारत में सीए या किसी अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सफलता प्राप्त करने का दबाव अक्सर छात्रों को कॉलेज के अनुभव से खुद को अलग करने के लिए प्रेरित करता है। केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वे कॉलेज के जीवन से चूक जाते हैं। यह अलगाव उन्हें उच्च दबाव वाली कॉरपोरेट दुनिया के लिए तैयार नहीं कर पाता और उनमें आवश्यक सामाजिक और भावनात्मक कौशल की कमी रह जाती है। कॉरपोरेट जगत अक्सर नेतृत्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बजाय अंतिम परिणामों की उपलब्धि या तकनीकी कौशल के आधार पर प्रबंधकों को बढ़ावा देता है। इससे प्रबंधकों के पास अपनी टीमों को भावनात्मक रूप से समर्थन देने के लिए समय और कौशल की कमी रह जाती है, जिससे तनाव पैदा होता है। कार्यस्थल पर पेशेवरों की संतुष्टि इससे काफ़ी प्रभावित होती है कि उनके वरिष्ठ उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी टीम की गतिशीलता क्या है। युवा पेशेवरों को बर्नआउट से बचने के लिए उन्हें स्वीकृति या मान्यता प्रदान करने की भी आवश्यकता है। एक साधारण धन्यवाद नोट या सार्वजनिक स्वीकृति ही काफ़ी हो सकती है। इसके साथ साथ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना और कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट संस्कृति में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नकारात्मक सोच कई कर्मचारियों को मदद मांगने से रोकता है। इसके लिए कंपनियों को एक ऐसा परिवेश बनाने की आवश्यकता है जहां मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रगति से प्रेरित आज की ऑलवेज ऑन संस्कृति ने पेशेवर और व्यक्तिगत समय के बीच
की रेखा को धुंधला कर दिया है, जिससे कर्मचारियों, विशेष रूप से युवा पेशेवरों के बीच तनाव का स्तर बढ़ रहा है। पेशेवरों को बर्नआउट की समस्या से निजात दिलाने के लिए कॉरपोरेट जगत को काम की मात्रा के बजाय जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओवरटाइम या सप्ताह अंत में काम करने या व्यक्तिगत समय छोड़ने के लिए कर्मियों को पुरस्कृत करने के बजाय कंपनियों को दक्षता और संतुलन पर जोर देना चाहिए। कंपनियों को अपने कर्मियों को कार्यस्थल पर भलाई को प्राथमिकता देने, ब्रेक लेने और व्यक्तिगत समय की सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकारों को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडे के हिस्से के रूप में कार्य जीवन संतुलन का समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय तक काम करने से दीर्घकाल में मानसिक स्वास्थ्य संकट पैदा होता है और उत्पादकता कम होती है। कार्यस्थल पर उत्पादकता और खुशहाली बढ़ाने के लिए पारंपरिक 40 घंटे के कार्य सप्ताह को अपनाना एक आजमाया हुआ तरीका है। इस अवधारणा को स्वीडन जैसे देशों ने प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिससे वहाँ उत्पादकता और कर्मचारियों की खुशी बढ़ी है। अध्ययन बताते हैं कि कम कार्य सप्ताह बेहतर कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देता है, तनाव के स्तर को कम करता है और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है, जो लंबे समय में उत्पादकता बढ़ाने में योगदान करते हैं। जर्मनी की प्रायोगिक 4 दिवसीय कार्य सप्ताह योजना इसका ताज़ा उदाहरण है। स्वीडन और जर्मनी कड़ी मेहनत के बजाय बेहतर तरीके से काम करने के फायदों पर जोर देते हैं। दोनों देश दुनिया भर में कार्यस्थल संस्कृति में बदलाव पर जोर दे रहे हैं, ताकि कॉरपोरेट परिणामों और कर्मचारी कल्याण को समान महत्व दिया जा सके। ये मॉडल उन कंपनियों और सरकारों के बीच प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं जो अधिक टिकाऊ कार्य संस्कृति बनाना चाहते हैं और जो कर्मचारियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को पहले स्थान पर रखते हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने तो श्रमिकों की भलाई और स्वास्थ्य कार्य जीवन संतुलन सुनिश्चित करने के लिए डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कानून लागू किया है। यह कानून कर्मचारियों को काम करने के बाद से संबंधित संचार से इनकार करने का अधिकार देता है। कार्यस्थल पर तनाव के कारण खोया हुआ प्रत्येक जीवन यही बताता है कि कॉरपोरेट संस्कृति लोगों पर पैसे को, करुणा पर दक्षता को और कल्याण पर उत्पादकता को प्राथमिकता देती है। ऐसे में हमें व्यावसायिक माहौल को फिर से विकसित करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। सरकारों को इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में लेना चाहिए और कानून एवं शांति में मानसिक स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन को प्रमुख स्थान देना चाहिए। इससे पहले कि और जाने जाएं, बदलाव का समय अब आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये लेखक के अपने विचार थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। यह अच्छा है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर कुशल मानव संसाधन तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए कौशल विकास मंत्रालय ने मानव संसाधन क्षेत्र की विश्व की जानी मानी संस्था सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी SHRM के साथ एक अध्ययन शुरू किया है। आशा की जाती है कि इस अध्ययन के उपरांत ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे उद्योग जगत आगे दिया हुआ है। आशा की जाती है कि इस अध्ययन के उपरांत ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे उद्योग जगत को वैसे हुनरमंद युवा अवश्य मिल सकेंगे जैसे उसे चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उद्योग जगत को वैसे प्रशिक्षित और अपने काम में दक्ष कर्मी नहीं मिल पाते जो उसकी ज़रूरत को पूरा करने में समर्थ हों। इसका प्रमाण यह है कि देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक कारखानों के बाहर कुशल कर्मियों की आवश्यकता वाली सूचनाएं
सूचनाएं चस्पा होती हैं। कौशल विकास मंत्रालय को उन कारणों का निवारण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जो ऐसी सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई यह भी है कि उद्योग जगत को जैसे हुनरमंद कर्मी चाहिए, उनका उसे अभाव दिखता है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि अपने देश में बड़ी संख्या में छात्र डिग्री डिप्लोमा लेकर तो निकल रहे हैं, लेकिन वे किसी कौशल से लैस नहीं होते। यही स्थिति केवल इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी होती है। कौशल के अभाव के कारण उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई होती है। यह कठिनाई इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। अब जब कौशल विकास मंत्रालय उद्योग जगत के साथ मिलकर कुशल मानव संसाधन तैयार करने की जो रणनीति बना रहा है, तब फिर इसकी समीक्षा भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम वांछित परिणाम क्यों नहीं दे सके। कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि अभी तक सरकार उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श तक सीमित रही थी। जो भी हो, यह एक सही रणनीति है कि अब अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के मानव संसाधन विभाग के लोगों से मिलकर उनकी ज़रूरतों को समझा जाएगा। इसे अतिरिक्त SHRM की रिपोर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। उचित यह होगा कि छात्रों को स्कूलों में ही कौशल विकास से लैस करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी तलाशने के दौरान अलग से कौशल विकास का प्रशिक्षण ना लेना पड़े। चीन ऐसा ही करता है दोस्तों। यदि वह विश्व का कारखाना बना हुआ है तो इसलिए भी कि उसके पास हर क्षेत्र की कंपनियों के लिए कुशल कर्मी हैं। यह सही समय है कि अपने देश में इस पर भी विचार किया जाए जो लाखों छात्र प्रतिवर्ष BA, MA आदि की डिग्री लेकर निकलते हैं, उन्हें किसी कौशल से कैसे लैस किया जाए, यह सोचना होगा। चलिए आगे ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भ्रष्टाचार का रोग। क्या है भ्रष्टाचार का रोग? ठीक है, अगला एडिटोरियल का टॉपिक क्या है? भ्रष्टाचार का रोग। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। पंजाब सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती की गई है, लेकिन अब भी आम लोगों को इस गंभीर बीमारी से सरकारी विभागों में दो चार होना पड़ रहा है। शायद ही कोई विभाग हो जहां पर जनता परेशान ना होती हो। जो काम आसानी से हो जाना चाहिए उसके लिए भी कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस विभाग की लोग करते हैं, जो कि ज़्यादा चिंताजनक है। कभी रिश्वत लेते पुलिस अधिकारी या कर्मचारी गिरफ्तार किए जाते हैं, तो कभी हेरोइन के साथ। ताज़ा मामला तरन तारन का है, जहां ASI रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एक मोबाइल फ़ोन वापस करने के लिए 30,000 रुपये मांगना हैरानीजनक है। जिस पुलिस से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की उम्मीद की जाती है, यदि वही कदाचार में लिप्त रहे तो लोगों का भरोसा उठेगा ही। इससे पहले भी कई अधिकारी NDPS एक्ट के मामले में विभाग की किरकिरी करा चुके हैं। हाई कोर्ट में भी पुलिस को फटकार लगाई जा चुकी है। यह स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस की तरह बिजली विभाग से भी भ्रष्टाचार की शिकायतें ज़्यादा आती हैं। ताज़ा मामला जुर्माना माफ़ करवाने के लिए अमृतसर में JE की ओर से रिश्वत लेने का है। हालांकि विजिलेंस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। निगरानी तंत्र को और प्रभावी बनाना होगा। इसके साथ ही रिश्वत लेने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे दूसरों को सबक अवश्य मिल सके। ठीक है, चलिए भ्रष्टाचार संबंधित था। उसके बाद या ये क्या दिया है, झूठे नैरेटिव से लड़ने में भाजपा नाकाम, है ना। चलिए ये पढ़ते हैं, वो ज़्यादा काम का नहीं है, पॉलिटिक्स हो जाएगा वो। धरती पर जीवन कठिन बनाता मानव धरती पर जीवन को कैसे कठिन बना रहा है वो देखते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए अन्य प्राणियों की विलुप्ति से मनुष्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आइए इस एडिटोरियल को हम डिटेल में जानते हैं कि क्या इसमें दिया गया है और लेखक के क्या विचार हैं। ठीक है। अपने स्वार्थ में लिप्त मानव ने प्रकृति का इतना अंधाधुंध दोहन किया है कि अब उसे यह भी आसाह नहीं रहा अपने स्वार्थ में लिप्त मानव ने प्रकृति का इतना अंधाधुंध दोहन किया है कि अब उसे यह भी एहसास नहीं रहा कि वह न केवल अपने लिए बल्कि इस धरती पर रहने वाले लाखों अन्य प्राणियों के भी जीवन को कठिन बना रहा है। मानव विकास की सबसे बड़ी कीमत वन्य जीवों ने चुकाई है। आज हम दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सामूहिक जैविक विलुप्ति को देख सकते हैं। अफ्रीका, एशिया और अन्य जगहों पर बड़े स्तनधारी जीव विशेष रूप से खतरे में हैं। लगभग 60% शाकाहारी वन्य जीव जैसे हाथी और दरियाई घोड़े पहले से ही विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता विलुप्ति की सटीक वजहों को समझने के लिए जनसंख्या मॉडलों को विकसित करने में जुटे हुए हैं। इन मॉडलों से सबसे बड़े स्तनधारी जीव क्यों कम हो रहे हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। हाल में होहेनहेम विश्वविद्यालय जर्मनी के शोधकर्ताओं ने पहला ऐसा मॉडल विकसित किया है जो बताता है कि बड़े स्तनधारी जीव एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। शोधकर्ताओं ने पूर्वी अफ्रीका के टोपी, जो कि एक बड़ा मृग है, की आबादी पर मॉडल का परीक्षण किया। टोपी की भारी आबादी में गिरावट के कारणों में प्राकृतिक आवास का नुकसान, अवैध शिकार और शिकारियों द्वारा हत्या शामिल थी। वन्य जीवों की आबादी में गिरावट के पीछे क्या कारण है, यह जानना अत्यंत मूल्यवान है। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए सभी प्राणियों का संरक्षण जरूरी है, अन्यथा किसी भी एक वन्य प्राणी के विलुप्त होने पर पूरी संरचना धीरे धीरे बिखरने लगती है। चूँकि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए अन्य प्राणियों की विलुप्ति से हम मनुष्यों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने से मानव अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। यह दावा बेईमानी है। वास्तविकता यह है कि पूरी पारिस्थितिकी एक इमारत की तरह है। ऐसे में एक ईंट के कमज़ोर होने या गिरने से पूरी इमारत के धराशायी होने का खतरा रहता है। छोटे से छोटे जीव की पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मधुमक्खियों की विलुप्ति की ही कल्पना कीजिए। जैसे कि मधुमक्खियों की विलुप्ति की ही परिकल्पना कीजिए। मधुमक्खियों के बिना परागण नहीं होगा, फसलें और पेड़ नहीं फलेंगे, और पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदलेगा। फिर मनुष्य और दूसरे जीव सांस कैसे ले पाएंगे। इसलिए ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिनमें से किसी एक जीव के विलुप्त हो जाने से अप्रत्याशित परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बहरहाल, जीवों की विलुप्ति के कारणों के बारे में हमारी समझ में सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि उनके संरक्षण के लिए समुचित कार्यवाही कैसे किए जाए। लेखक विज्ञान संचारक हैं ये दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आज के थे प्रमुख एडिटोरियल जो कि हमने जाना। और यदि आपको डेली ऐसे ही एडिटोरियल एनालिसिस चाहिए और दैनिक भास्कर न्यूज़ और उसकी अभिव्यक्ति के बारे में एनालिसिस करें, मतलब यदि आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन सीधे आपके चैनल पर मिल जाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।